हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम प्रोफेसर जीन ब्रून्स द्वारा विवेचित मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों को डिस्कस करेंगे। देखिए, प्रोफेसर ब्रून्स के अनुसार भौतिक वातावरण मनुष्य के विकास के लिए कुछ परिस्थितियां उपस्थित करता है, जिनके सहयोग से वह अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कुछ क्रियाएं करता है। इनसे उसका मानसिक और बौद्धिक विकास होता है। इस विकास के फलस्वरूप ही मानव की कुछ आवश्यकताएं जन्म लेती हैं और इनकी पूर्ति के लिए वह संस्कृति और सभ्यता का विकास करता है। सरल भाषा में हम कहें तो प्रोफेसर ब्रून्स का कहना है कि मनुष्य के विकास के लिए उसका जो भौतिक वातावरण है कुछ स्थितियाँ उसके सामने रखता है, परिस्थितियाँ कह लीजिए या स्थितियाँ कह लीजिए, उसके सामने रखता है, जिनके सहारे वह अपनी जो प्राथमिक आवश्यकताएं हैं, यानी मनुष्य अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य को कुछ एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं, कुछ क्रियाएं करनी पड़ती हैं। अगर मनुष्य क्रियाएं नहीं करेगा तो वो अपनी प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति पर्यावरण द्वारा प्रस्तुत परिस्थितियों के बावजूद भी नहीं कर पाएगा। और देखिए, जब मनुष्य क्रियाएं करता है तो इन क्रियाओं से मनुष्य का, उनका कहना है कि मानसिक और बौद्धिक विकास होता है और इस विकास के फलस्वरूप ही मनुष्य की कुछ आवश्यकताएं पैदा होती हैं। देखिए, विकास हमारे का जो कारण है वो हमारा मानसिक और बौद्धिक विकास है। जब हमारा मेंटल हॉराइजन बढ़ेगा तो हमें चीज़ों की आवश्यकता महसूस होगी। अगर हम चीज़ों से अनभिज्ञ हैं, हम इग्नोरेंट हैं, हमारा मानसिक विकास अधिक नहीं हुआ तो हम चीज़ों से इग्नोरेंट रहेंगे। और अगर हमारा मानसिक विकास हुआ है तो हम चीज़ों को जानने लगेंगे, और जब हम चीज़ों को जानने लगेंगे तो हमारी आवश्यकताएं जो हैं वो निश्चित रूप से बढ़ेंगी ही। और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य संस्कृति और सभ्यता का विकास भी करता है। प्रोफेसर ब्रून्स ने मानव भूगोल के आवश्यक तथ्यों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया है, और ये दो आधार हैं सभ्यता के विकास, दूसरा यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण, जो सांस्कृतिक तथ्यों पर आधारित है। सभ्यता के विकास को हम ऑन द बेसिस ऑफ एवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं, और यथार्थ या धनात्मक वर्गीकरण जो सांस्कृतिक तथ्यों को बताया है उसको हम पॉजिटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल फैक्ट्स भी कहते हैं। सबसे पहले हम जो पहला आधार है आवश्यक तथ्यों का उसको डिस्कस करते हैं, और ये पहला आधार है सभ्यता का विकास, यानी इवोल्यूशन ऑफ सिविलाइजेशन। देखिए, सभ्यता के विकास के आधार पर मानव भूगोल के तथ्यों को चार भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहला है अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, यानी ज्योग्राफी ऑफ द प्राइम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। दूसरा है भूमि शोषण अथवा विदोहन संबंधी भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द अर्थ। तीसरा है सामाजिक भूगोल, यानी सोशल ज्योग्राफी। चौथा है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, यानी पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए, जब हम बात करते हैं पहले वर्ग की, जो है अनिवार्य आवश्यकताओं का भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ द प्राइम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, तो हमें पता है कि हमारी जो प्राइमरी नीड्स हैं, प्राइम नेसेसिटीज हैं, प्राथमिक आवश्यकताएं, वो हैं भोजन, वस्त्र और मकान। भोजन, कपड़ा और मकान हमारी प्राइम नेसेसिटीज हैं लाइफ की। देखिए, मानव को भोजन की निरंतर आवश्यकता पड़ती है। भोजन से उसका शरीर सचेष्ट, कार्यशील एवं स्वस्थ बना रहता है। शरीर की भोजन और जल संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य दिन में अनेक बार भोजन करता है और जल पीता है। सभी स्थानों में जल मानव क्रियाओं का मुख्य अधिष्ठाता है, यानी हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं उनमें जल, हमारी जितनी भी क्रियाएं हैं उनमें जल बहुत महत्वपूर्ण है। जल हर जगह काम में आता है। मानव अपना भोजन पौधों और पशु पक्षियों से प्राप्त करता है जो धरातल पर निवास करते हैं, और जिन जीवों पर मानव भोजन के लिए निर्भर करता है वे खुद भी अंततः पेड़ पौधों पर ही निर्भर रहते हैं। इसलिए मानव का भोजन
परोक्ष व अपरोक्ष रूप से कृषिगत वस्तुओं अथवा प्राकृतिक रूप से पैदा होने वाली वनस्पति से ही मिलता है या उसी पे ही निर्भर है। जब धरातल पर मिलने वाले भोजन और जल का बार बार प्रयोग किया जाता है तो मानव उसमें भौगोलिक परिवर्तन करता है और इस प्रकार वह नियमित तथा सामयिक बौद्धिक संबंधों द्वारा भूमि से, जो स्वयं मिट्टी, जल एवं वायु पर निर्भर करती है, जुड़ जाता है। देखिए, जब हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, मैंने कहा भोजन, वस्त्र और मकान जरूरी हैं, तो ये जो आवश्यकताएं हैं मनुष्य की, भोजन की, वस्त्र की, मकान की, ये सभी आवश्यकताएं मनुष्य को या तो कृषिगत फसलों से प्राप्त होती हैं, वनस्पति से प्राप्त होती हैं। और क्योंकि ये कृषिगत फसलें और वनस्पति अल्टीमेटली जुड़ी, निर्भर किस पे करती है? भूमि पर। और भूमि किससे बनी हुई है, किस पर निर्भर करती है? वहाँ की मिट्टी पर, वहाँ की जलवायु, जल पर और वहाँ की वायु पर। तो इन सभी चीज़ों का जुड़ाव अल्टीमेटली भूमि की मिट्टी, जल और वायु पर है। तो मनुष्य भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इन चीज़ों से जुड़ा हुआ है। अब दूसरा जो चीज़ आती है वह है भूमि शोषण अथवा विदोहन संबंधी भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ। देखिए, अनिवार्य आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाने मात्र से ही मनुष्य संतुष्ट नहीं हो जाता। वो केवल कंदमूल, फल फूल एकत्रित करने या शिकार करने की अपेक्षा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए स्वयं मस्तिष्क से सोचकर पशु, पौधों, खनिज पदार्थों आदि की प्राप्ति के उपाय काम में लाता है और इन्हें भविष्य के लिए सुरक्षित रखने की योजनाएं भी बनाता है। इसीलिए वह कार्य करने के लिए प्रेरित होकर स्वयं कार्य करता है। वो खेती भी करता है, पशु पालता है, खाने भी खोदता है। इनके करने से भौतिक वातावरण में परिवर्तन भी हमें देखने को मिल जाता है। देखिए, जब हम खेती करते हैं, पशुपालन करते हैं या माइनिंग एक्टिविटीज करते हैं तो नेचुरल सी बात है, जो भौतिक वातावरण है वो हम उसमें जो परिवर्तन होता है वो हमें दिख जाता है। मानव जब भी इंटरफेयर करेगा तो भौतिक वातावरण में परिवर्तन जो है वो अवश्य होगा। खाद्यान्नों का उत्पादन खेत या उद्यान के रूप में हमें देखने को मिल जाता है। ओके, दूसरा, हम वन नष्ट करके कृषि भूमि बनाते हैं तो वनों का जो क्षेत्र है वो कम हमें होता हुआ दिख जाता है। फिर हम खनिज पदार्थ, सोना, चांदी आदि को प्राप्त करने के लिए खाने खोदते हैं तो जो भूमि का स्वरूप है वो भी परिवर्तित होता है खाने खोदने से, तो ये भी हमें दृष्टिगोचर हो जाता है। इन सब कार्यों द्वारा मानव अधिक लाभ की दृष्टि से भूमि का विदोहन करता है। देखा जाए तो ये जो कार्य हैं जो भूमि को नष्ट करते हैं, चाहे वो डायरेक्टली उसको नुकसान पहुंचा रहे हो चाहे इनडायरेक्टली नुकसान पहुंचा रहे हो, ये सभी कार्य विदोहन संबंधी कार्य हैं। प्रोफेसर ब्रून्स के अनुसार ये ऐसे तथ्य हैं जो अन्य तथ्यों से भिन्न हैं, अतः इन्हें एक अलग ही श्रेणी में रखा गया है। इन तथ्यों का अध्ययन इसीलिए हम कृषि का अध्ययन कृषि भूगोल में करते हैं, पशुओं का अध्ययन पशुपालन भूगोल यानी पेस्टोरल ज्योग्राफी में करते हैं, और जो उद्योग संबंधी जितने भी कार्य हैं, खनिज पदार्थ हैं और औद्योगिक जो कार्य हैं, उन सब का जो अध्ययन है हम औद्योगिक भूगोल और इंडस्ट्रियल ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। देखिए, भूमि का जो होने वाला परिवर्तन है उसका अध्ययन भी करना आवश्यक है, क्योंकि उसी अगर हमने नहीं किया, टाइमली प्रॉपरली प्लानिंग नहीं की, तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? मनुष्य को होगा, क्योंकि मनुष्य की एक सीमा के बाद जो उसकी आवश्यकताएं हैं वो नहीं पूर्ण हो पाएंगी यदि हमने इन चीज तत्वों का अध्ययन नहीं किया तो। क्लियर? अब हम चलते हैं थर्ड जो तत्व है सभ्यता के विकास के आधार पर, उसकी ओर, वो है सामाजिक भूगोल। देखिए, आज भी मानव की सबसे प्राचीनतम एवं प्राथमिक आवश्यकता और प्रवृत्ति अपने वंश का विकास करने की है। इस प्रवृत्ति की पूर्ति के लिए ही परिवार व समाज की उत्पत्ति हुई। कहीं भी मानव अकेला नहीं रहा। प्रत्यक्ष व वास्तविक बात तो ये है कि मनुष्य सब स्थानों पर समूह में रहता है। इस सामूहिक जीवन के कारण मनुष्य की क्रियाएं विस्तृत व जटिल हो जाती हैं और उसका श्रम भी विशिष्ट हो जाता है। प्राकृतिक पदार्थों को
मानव सीधा ही काम में नहीं लाता, बल्कि उसके स्वरूप में परिवर्तन करता है। देखिए, प्रकृति से मनुष्य के उपयोग के जो भी पदार्थ हैं वो हमें रॉ मटेरियल फॉर्म में, कच्चे माल के रूप में मिलते हैं। हमें अपनी नीड्स की पूर्ति के लिए वो जो प्रकृति प्रदत्त पदार्थ हैं उनके रूप में परिवर्तन करना पड़ता है। मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन और धन की प्राप्ति के लिए कृषि करता है, पशुपालन करता है, खनिज उत्पादन संबंधी तकनीकी समस्याओं का भी हल करता है, उनको हल ढूंढता है और उससे अपने परिश्रम के भी करता है, परिश्रम में समन्वय भी स्थापित करता है। इसके फलस्वरूप आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान का जन्म होता है। अब देखिए, बात यह है कि जब हम कृषि करेंगे, पशुपालन करेंगे और तकनीकी संबंधी समस्याओं का हल हम अकेले नहीं कर सकते। हमें समाज में या राष्ट्र में दूसरे लोगों की मदद की भी आवश्यकता होती है और इसी कारण ये जो मदद है यही हमारे आर्थिक और सामाजिक आदान प्रदान को जन्म देती है और इसी प्रकार क्रय विक्रय द्वारा बाजारों का जन्म होता है। मानव समूह के पारस्परिक सहयोग एवं निर्भरता के कारण ही सामाजिक भूगोल का महत्व बढ़ा है। देखिए, हम देखते हैं जितने भी राष्ट्र हैं सबके अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, अपने जीवन स्तर को सुधारने के लिए आपसी संबंध होते हैं, व्यापारिक संबंध होते हैं और कुछ और इनके भी जो हमारी सोसाइटी, सोशल लाइफ जो है उससे रिलेटेड भी संबंध हमारे होते हैं। तो ये जो आपसी निर्भरता और परस्पर सहयोग है, इसके कारण ही सामाजिक भूगोल विषय जो सब ब्रांच है मानव भूगोल की, उपशाखा है मानव भूगोल की, उसका जन्म हुआ है। इसके अंतर्गत हम पारिवारिक संगठन, श्रम विभाजन, पारस्परिक सहयोग एवं निर्भरता, शासन, राज्य, नगर, ग्राम आदि का अध्ययन करते हैं और ये जो तथ्य, जितने भी तत्व हैं, इनका अध्ययन ज़रूरी है मानव जीवन के लिए, मानव समाज के लिए और जो मानव की जो प्रॉस्पेरिटी है, समृद्धि है, उसके लिए। अब हम चलते हैं चौथे तत्व की ओर, वो है राजनीतिक एवं ऐतिहासिक भूगोल, पॉलिटिकल एंड हिस्टोरिकल ज्योग्राफी। देखिए, इन भूगोलों के अंतर्गत राजनीति, सैन्य शासन तथा इतिहास संबंधी तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। ये सभी मानव विपर्य पर निर्भर करते हैं। कुछ मूलभूत भौगोलिक दशाओं जैसे स्थिति है, धरातल है, ऊंचाई है, समुद्र से दूरी है, विजित अथवा शासित क्षेत्र हैं और उनका आकार आदि, साथ ही नगरों, राज्यों और देशों के इतिहास को प्रभावित करता है। ये जो चीज़ें हैं, अगर हम भौगोलिक दशाओं को देखें, ये जो भौगोलिक दशाएं हैं, ये नगरों, राज्यों और देशों के इतिहास को प्राचीन काल से, आप हिस्ट्री को भी अगर देखें, तब से प्रभावित करती आई हैं। इसीलिए मानवीय तथ्यों और भौतिक वातावरण के पारस्परिक संबंधों की अपेक्षा नहीं की जा सकती और न ही पार्थिव एकता के सिद्धांत का ही त्याग किया जाता है, क्योंकि मानव इतिहास की सभी जड़ें जो हैं वो पार्थिव वास्तविकता में छुपी हैं। अल्टीमेटली वो जो पार्थिव एकता है, टेरेस्ट्रियल यूनिटी है, उसी के अंतर्गत हर चीज़ की छुपी है और हर चीज़ की एकता जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो ये क्लियर हो गया। सभ्यता के विकास के आधार पर हमने मानव भूगोल के तथ्यों को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया है। कौन कौन से हैं? जीवन की अनिवार्य आवश्यकताओं को भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ प्राइम नेसेसिटीज, भूमि शोषण अथवा विदोहन संबंधी भूगोल, ज्योग्राफी ऑफ एक्सप्लॉयटेशन ऑफ अर्थ, सामाजिक भूगोल, राजनीतिक व ऐतिहासिक भूगोल। और इन सभी भागों में जिन जिन तत्वों को हम सम्मिलित करते हैं वो तत्व मानव के लिए बहुत ज़रूरी हैं और इसीलिए मानव भूगोल के अंतर्गत इन सभी तथ्यों और तत्वों को सम्मिलित करके अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट हम लेते हैं सांस्कृतिक तथ्यों के आधार पर धनात्मक वर्गीकरण, पॉजिटिव क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कल्चरल फैक्ट्स। देखिए, ब्रून्स के अनुसार
धरातल पर प्रथम स्वरूप मानव के वितरण का मिलता है। यह फैलाव विभिन्न क्षेत्रों में गहराई लिए हुए है। यानी सबसे पहला अगर फैक्ट हम देखें धरातल पर तो वो मनुष्य का जो पॉपुलेशन है, मानव का जो वितरण है वो है। और ये जो वितरण है विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग विविधता लिए हुए, विभिन्नता लिए हुए है। उदाहरण के लिए अगर हम देखें तो देख सकते हैं साइबेरिया का टुंड्रा क्षेत्र, सहारा का जो हमादा मरुस्थलीय भाग है, अमेजन प्रदेश है, जो वन क्षेत्र है अमेजन का, वो हमें आमतौर पर हम इन क्षेत्रों को देखें तो वो मानव से पूर्णतः शून्य है। यानी पॉपुलेशन यहाँ पर ना के बराबर है। लेकिन वहीं अगर हम सुदूर पूर्व और पश्चिम तथा मध्य यूरोप में जनसंख्या को देखें तो जनसंख्या अधिकतर गहरी, एकत्रित और झुंडों में पाई जाती है। जहां कहीं मानव का फैलाव मिलता है वहीं अन्य स्वरूप भी हमें मिलते हैं। अब वो अन्य स्वरूप अगर हम देखें तो इन अन्य स्वरूपों को हम कहते हैं सांस्कृतिक तथ्य या सांस्कृतिक तत्व। ये जो स्वरूप है वो क्या है? हमारा मकान है, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, गांव हैं, कस्बे हैं, नगरीय बस्तियां हैं, खदानें हैं, खेत, बागान, चारागाह, मैदानी भाग, कारखाने, हवाई अड्डे, बंदरगाह आदि। तो देखा जाए तो ये जो सांस्कृतिक तथ्य हैं ये बेसिकली मानव निर्मित तथ्यों के अंतर्गत आते हैं, मैन मेड हैं। देखिए नेचुरल जो प्रकृति द्वारा जो चीजें थी वो हमने पहले वाले फैक्ट के अंदर रख ली थी, जो सभ्यता के विकास का जो आधार है। प्रकृति बेसिकली सभ्यता के विकास का आधार है। और ये जो सांस्कृतिक तथ्य हैं ये सांस्कृतिक तथ्य बेसिकली मानव निर्मित तथ्य हैं। और ब्रून्स ने इनको इसलिए अलग रखा है क्योंकि प्रकृति नेचुरल और ये आर्टिफिशियल फैक्ट्स में मानव द्वारा निर्मित आ गए। और धरातल पर ब्रून्स का कहना है कि मनुष्य का जो स्वरूप है धरातल, प्रथम स्वरूप मानव ही हमें दिखता है। ऐसे स्थान भी देखने को मिल जाएंगे जहाँ जनसंख्या शून्य है, और ऐसे स्थान भी हमें देखने को मिलेंगे जहाँ पर जनसंख्या बहुत सघन है और झुंडों में है। और जहाँ जहाँ पर जनसंख्या है वहाँ वहाँ पर सांस्कृतिक तत्व विकसित हुए ही हैं। अब ये जो सांस्कृतिक तथ्य हैं, जो हमने जो मकान है, सड़कें हैं, रेल मार्ग है, नगर है, बस्तियां हैं, ये सांस्कृतिक तथ्य 3 प्रमुख और 6 उप विभागों में बांटे गए हैं। अब ये 3 जो प्रमुख पार्ट हैं, 3 जो ग्रुप्स हैं वो कौन कौन से हैं? वो पहला ग्रुप है भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्य, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल। दूसरा है पशु और वनस्पति पर मानव की विजय संबंधी तथ्य, फैक्ट्स कनेक्टेड विद द कॉन्क्वेस्ट ऑफ द प्लांट एंड एनिमल वर्ल्ड। और तीसरा है विध्वंसात्मक आर्थिक तथ्य, द डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक फैक्ट्स। ठीक है, ये 3 तथ्य उन्होंने बताए हैं, 3 सांस्कृतिक तथ्य जो मानव भूगोल के विषय क्षेत्र के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं, अध्ययन किया जाता है उनका। अब सबसे पहले हम चलते हैं भूमि के अनुत्पादक व्यवसाय संबंधी तथ्यों की ओर, यानी फैक्ट्स कनेक्टेड विद द अनप्रोडक्टिव ऑक्यूपेशन ऑफ सॉइल। देखिए ये जो भूमि के अनुत्पादक संबंधी तथ्य हैं इसके अंतर्गत हम घर और मार्गों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, अब घर और मार्गों का अध्ययन क्यों करते हैं हम, या आप सोचिए कि हम ऐसा क्यों करते हैं। देखिए मकान और सड़कों के निर्माण के लिए भूमि के विस्तृत क्षेत्र की आवश्यकता होती है। अगर हमें मकान बनाना है तो हमें लैंड एरिया चाहिए, हमें सड़कें या कुछ और निर्माण करना है तो भी हमें लैंड एरिया चाहिए। जितने भूभाग पर इनका निर्माण होता है उससे प्रत्यक्ष रूप से कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होता। देखिए भूमि का मेन कार्य क्या है? उत्पादन करना, चाहे वो कृषिगत उत्पादन हो, वनस्पति के रूप में उत्पादन हो, किसी भी रूप में उत्पादन हो, लेकिन भूमि का मेन कार्य चीजों का उत्पादन करना है, चाहे कृषिगत फसलें या वनस्पति दोनों। तो जब हम सड़कें और मकानों का निर्माण करेंगे तो हमें प्रत्यक्ष रूप से भूमि का से कोई उत्पादन प्राप्त नहीं होगा। इसीलिए ब्रून्स ने
मकान एवं सड़कों को मिट्टी का अनुत्पादक उपयोग बताया है। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जो मकान और सड़कें हैं वो अनप्रोडक्टिव यूज है सॉइल के, क्योंकि जो सॉइल का मेन जो कार्य था प्रोडक्शन करना, वो इनके बनने से या इनके होने से पूर्ण नहीं हो पाता। मकानों के अंतर्गत आखेट द्वारा जीवन निर्वाह करने वाले मनुष्य के डेरे या झोंपड़ी से लेकर विकसित नगरों में निवास करने वाले मानव के लोहे, सीमेंट आदि से बने गगनचुंबी भवन भी सम्मिलित हैं। यानी मकान के अंतर्गत हम एक झोंपड़ी को भी ले सकते हैं और जितनी भी गगनचुंबी जो इमारतें हैं, कॉम्प्लेक्सेस हैं, उनको भी हम सम्मिलित करते हैं। मानव अपने वातावरण से प्राप्त निर्माण सामग्री के अनुसार मकानों का निर्माण करता है। मकानों से जुड़े आने जाने के मार्ग होते हैं। देखिए, आने जाने के लिए हमें रास्तों की आवश्यकता होती है और ये मार्ग सकड़े भी हो सकते हैं, चौड़े भी हो सकते हैं, या मार्ग एक पगडंडी के रूप में भी हो सकते हैं, या फिर एक पूर्ण विकसित परिवहन तंत्र की सड़कों के रूप में भी हो सकते हैं। मकान तथा सड़कों के इस तथ्य के अध्ययन के निम्नलिखित पक्ष हैं। हम जब मकान और इन सड़कों का अध्ययन करते हैं मानव भूगोल के अंदर, ये जो अनप्रोडक्टिव यूज है सॉइल का, उसके कई पक्ष हैं। जैसे मकानों के भेद, हम ये देखते हैं कि किस जगह पे किस प्रकार के मकान बन रहे हैं। फिर मार्ग और सड़क की जो भौतिक विशेषताएं हैं वो कौन कौन सी हैं। मानवीय बस्तियों की जो प्रमुख विशेषताएं और उनके भेद क्या है। मानवीय जो बस्तियां बस रही हैं क्षेत्रों में, वो किस प्रकार की हैं, उन्हें हम कितने वर्गों में वर्गीकृत करते हैं, इसका अध्ययन भी हम करते हैं। मानवीय बस्तियों का भौगोलिक स्थानीकरण जो है, जोग्राफिकल लोकलाइजेशन है, स्थिति है, और उनकी जो सघनता है, और जो उनकी बाकी जो विशेषताएं हैं, उन सब का अध्ययन भी हम करते हैं। और साथ ही साथ जो जनसंख्या का केंद्रीकरण है इन बस्तियों में, उनका अध्ययन भी करते हैं हम। फिर नगरीय समूह और राजमार्गों का अध्ययन करते हैं। नगरीय संचार और गठबंधी का अध्ययन करते हैं। नगर की स्थलाकृति जो फिजियोगोनॉमी है उसका अध्ययन करते हैं, और भौगोलिक विशेषताएं हैं नगरों की, उनका अध्ययन भी करते हैं। साथ ही साथ जो संचार का तंत्र है इन क्षेत्रों में, उसका जो अध्ययन है वो भी इस मानव भूगोल के अंतर्गत किया जाता है, क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ये भी मनुष्य की आवश्यकताओं और जीवन के लिए जो लिविंग स्टैंडर्ड के लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम चलते हैं दूसरे फैक्ट की ओर, एसेंशियल फैक्ट ऑफ सेकंड ग्रुप। अब देखिए, जो एसेंशियल फैक्ट ऑफ सेकंड ग्रुप है वो क्या है? पशु और वनस्पति पर मानव की विजय संबंधी तथ्य है। अब मनुष्य ने, यानी वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव ने विजय जो पाई है उससे संबंधित है। इसके दो तथ्य हैं। एक तो कृषि, जिसमें हम कृषि भूमि, कृषि की फसलें, वनस्पति का प्रकार एवं उत्पादन को लेंगे, और दूसरा है पशुपालन, जिसमें हम पालतू पशु एवं पशुजन्य पदार्थ, पशुओं का मौसमी स्थानांतरण, इनको लेंगे। देखिए, मानव के जीवन निर्वाह के लिए सर्वाधिक मुख्य आवश्यकता भोजन की होती है, ये हमें पता है, जिसकी प्राप्ति से संबंधित ये दोनों तथ्य एक दूसरे वर्ग के अंतर्गत रखे गए हैं। हमें कृषि से भी भोजन प्राप्त होता है और पशुओं से भी भोजन प्राप्त होता है, इसीलिए इन दोनों तत्वों को एक वर्ग के अंतर्गत हमने रखा है। इनसे संबंधित प्रक्रियाओं से ही मनुष्य भोजन प्राप्त करता है। संसार के विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग कृषि फसलों का विकास करके और बहुत से जंतुओं को पालतू बनाकर उनसे दूध, मांस आदि पदार्थ प्राप्त करके वनस्पति जगत और जंतु जगत पर मानव ने विजय प्राप्त कर ली है। ब्रूंस ने इन तथ्यों के अध्ययन के कुछ पक्ष बताए हैं। उनमें से पहला है प्राथमिक जलवायु तथ्यों से संबंधित वनस्पति भूगोल और पशु भूगोल। यानी हम जब पशुओं का और वनस्पति का जो अध्ययन करते हैं, तो वनस्पति का अध्ययन हम वनस्पति भूगोल में करेंगे, पशुओं का अध्ययन हम पेस्टोरल ज्योग्राफी में करेंगे। कृषि की फसलों और पालतू पशुओं की उत्पत्ति, महत्ता तथा संख्या, कृषि और पशुपालन के विभिन्न प्रकार हैं, इन सब का अध्ययन भी हम करते हैं। फिर जो तीसरा पक्ष है मुख्य अनाजों का है, जिसमें गेहूं, राई, जई, जो भी हमारे खाद्यान्न हैं उनका भी अध्ययन हम करते हैं।
उसके बाद जो दूसरा अगला पक्ष आता है वो है वनस्पतियों का उत्पादन, इसका भी हमें अध्ययन करना पड़ता है। फिर पशुओं और वनस्पति से प्राप्त होने वाले रेशे, कपास, रेशम, ऊन आदि, ये भी बहुत महत्वपूर्ण पक्ष हैं मानव के साथ। उसके बाद जो घुमक्कड़ी पशुचारण है, पेस्टोरल नोमैडिज्म है, और पशुओं का मौसमी स्थानांतरण व प्रवास है, जिसे हम ट्रांसह्यूमैनिक कहते हैं, ये पक्ष भी हमें ध्यान में रखने पड़ते हैं मानव भूगोल के विषय में। उसके बाद जो मानवीय स्थानांतरण है, ह्यूमन माइग्रेशन है, वो भी एक महत्वपूर्ण पक्ष है मानव भूगोल के अध्ययन का। तो ये क्लियर हो गया पशु और वनस्पति जगत पर जो मानव की विजय संबंधी सेकंड ग्रुप का फैक्ट है कि इसके अंतर्गत हम किन किन चीज़ों को, किन किन पक्षों को सम्मिलित करते हैं और उनका अध्ययन जो है मानव भूगोल में किया जाना आवश्यक है। क्लियर। अब हम चलते हैं तीसरा ग्रुप में की ओर। अभी जो तीसरा ग्रुप है, असेंशियल फैक्ट ऑफ थर्ड ग्रुप जो है, वो है विध्वंसात्मक आर्थिक तथ्य। विध्वंसात्मक आर्थिक तथ्य जो है, इसको हम द डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमिक फैक्ट भी कहते हैं। और इस विध्वंसात्मक आर्थिक तथ्य को दो भागों में विभाजित किया गया है। एक तो खनिज पदार्थों का विदोहन और दूसरा पशु और वनस्पति का विकास। देखिए, मानव ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ही अनेक विध्वंसकारी आर्थिक क्रियाओं द्वारा कुछ ऐसे कार्य भी किए हैं जिन्हें हमने आर्थिक लूट कहा है। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए मनुष्य ने कई बार ऐसे डिस्ट्रक्टिव वर्ड्स, जिसे हम कहते हैं विध्वंसकारी आर्थिक क्रियाएं की हैं, और इन सभी विध्वंसकारी आर्थिक क्रियाओं को हम आर्थिक लूट की संज्ञा दी है हमने, इसे आर्थिक लूट कहते हैं। हम इसे रॉबर और डिस्ट्रक्टिव इकोनॉमी भी कह सकते हैं, या इकोनॉमिक प्लंडर भी कह सकते हैं। अब ये इकोनॉमिक प्लंडर कैसे है, कैसे ये आर्थिक लूट है? देखिए, धरातल पर घरों के निकट जब हम घर बनाते हैं तो यहाँ वहाँ भूमि को खोद देते हैं और गड्ढे बना देते हैं। और देखा जाए तो मनुष्य इतना केयरलेस, हम मानव इतने केयरलेस हैं कि हमने अगर कोई काम कर दिया और उसके बाद हमारा कार्य पूर्ण हो गया तो हम बाद में मुड़ के नहीं देखते हैं कि हमें इसको वापस पुनः ठीक करना चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप जहाँ भी आप देखेंगे, अच्छा मिट्टी खोदी जाती है तो वो मिट्टी भी, जो मृदा है उसका जो संगठन है वो भी नष्ट होता है, संरचना भी नष्ट होती है। खनिज पदार्थ जो भी हम निकालते हैं, खनिज पदार्थ प्राप्त करते हैं हम अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है। और खनिज पदार्थ प्राप्त कैसे होते हैं? भूगर्भ से हमें प्राप्त होते हैं। तो मनुष्य ने इन खनिज पदार्थों की प्राप्ति के लिए भूमि को खोद डाला है, कई जगह गड्ढे बना दिए हैं। तो देखिए, इससे क्या है, और ये जो भूमि को खोदा है इसकी जो क्षतिपूर्ति है वो नहीं की गई है, और धीरे धीरे क्या होता है, इससे मिट्टी का कटाव शुरू हो जाता है और उपजाऊ भूमि है वो नष्ट होने लगती है। और दूसरा क्या है, मनुष्य ने अंधाधुंध खनिजों का दोहन किया है। और देखिए, एक बार निकाले गए खनिज की दोबारा पूर्ति भी नहीं की जा सकती। इसी प्रकार हम दूसरा अगर एग्जाम्पल देखें तो जहां पहले वन प्रदेश फैले थे और इनमें पशुओं का शिकार किया जाता था, वहां तेजी से इनका विनाश किया जा रहा है। अब हम देखें, जो मैक्सिमम फॉरेस्ट एरियाज हैं, लकड़ियों को काटकर वनों को नष्ट किया जा रहा है। हमें जो फॉरेस्ट एरियाज अब इतने सघन नहीं मिलते। अब और अगला जो एग्जाम्पल अगर हम इस आर्थिक लूट का दें तो हम कह सकते हैं कि जहाँ पहले घास के मैदान पाए जाते थे, वहाँ अब पशुओं द्वारा इतनी चराई की जाती है, ग्रेजिंग, एनिमल ग्रेजिंग को बहुत बढ़ा दिया गया है कि सारी की सारी जो भूमि की उन घास के मैदानों की जो वनस्पति है वो नष्ट हो गई है, और वो घास के मैदान की जो भूमि है वो वनस्पति विहीन हो गई है, और इसके कारण भूमि के कटाव बढ़ा है। और भूमि का कटाव ने उस क्षेत्र में जो भी मैदानी घास के मैदानी भाग हैं उनको अनुपजाऊ बंजर भूमि में परिवर्तित कर दिया है। साथ ही जो वन क्षेत्र थे उनको भी मनुष्य ने काटना शुरू कर दिया है, एग्रीकल्चर करना वहाँ पे शुरू कर दिया है, और एग्रीकल्चर भी इतना इंटेंस करना शुरू कर दिया है कि भूमि की जो उर्वर क्षमता है
उसका कोई ख्याल नहीं रखा जाता, तो भूमि की उर्वर क्षमता जो हमारी कृषिगत भूमि है उसमें भी नष्ट होती जा रही है। तो इस तरीके से मनुष्य ने अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जो भूमि का जो मेन तत्व है, भूमि की जो फर्टिलिटी है उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, फॉरेस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया, जो हमारे ग्रेजिंग ग्रासलैंड्स थे उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, और जो हमारा जो पूरा पारिस्थितिकी तंत्र है वो इससे डिस्टर्ब हो गया है। तो इन उदाहरणों से स्पष्ट होता है कि मानव ने सभी अपने फायदे के लिए बाकी वस्तुओं को नष्ट कर दिया है, और इसी डिस्ट्रक्टिवनेस के कारण, विध्वंसात्मक आर्थिक तत्व के कारण हमें जो हमारे संसाधन नियोजन का भाग है, संसाधन नियोजन की आवश्यकता महसूस हुई। क्योंकि अगर हम नियोजन नहीं करेंगे तो धीरे धीरे जो हमारे जो आवश्यकताएं पूर्ति करने वाले प्राकृतिक तत्व थे भौतिक वातावरण के अंदर, वो सभी नष्ट हो जाएंगे। तो मानव भूगोल के अध्ययन के अंतर्गत हम इन तथ्यों का भी अध्ययन करते हैं, ताकि भावी जीवन के लिए हम एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट रख सकें, और इसीलिए हमें रिसोर्स प्लानिंग भी हम करते हैं।